आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत देखेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RT 2009। इससे पहले के वीडियो में हमने NCF 2005 को देखा था और आज RT 2009 को देखेंगे। हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को इंक्लूड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राज्यसभा में कब पारित हुआ, यानी कि RT 2009 ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि RT 2009 राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो RT 2009 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे सुपर टेट हो या आपका रीट हो या कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो, वहाँ पे आपके ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 27 अगस्त को गजट या राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि RT 2009 गजट या राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। तो ये 27 अगस्त को प्रकाशित हुआ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि RT 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ। तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अपवाद है, क्योंकि देश में जो भी नियम लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू होते थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि RTA लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि RTA लागू करने वाला विश्व में भारत कौन सा देश बना। तो 135वां देश बना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RTA लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो विश्व का प्रथम देश आपका नॉर्वे है, जिसने RTA को सबसे पहले लागू किया अपने देश में। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, इस एक्ट में 7 अध्याय 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि RTA 2009 में कितनी धाराएं हैं। तो 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है और 7 अध्याय हैं। तो इसके अंतर्गत अब हम धाराओं को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं हमने सिर्फ उन्हीं धाराओं को इस वीडियो में इंक्लूड किया, यानी कि जिन धाराओं से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही इंक्लूड किया है। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट ही पढ़ें, इसलिए कम से कम धाराओं को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले देखेंगे धारा 1 की धारा 1 में क्या कहा गया है। तो इसमें अधिनियम के संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की दिनांक का वर्णन है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि RTA 2009 का संक्षिप्त नाम और लागू होने की दिनांक का वर्णन किस धारा में है। तो धारा 1 में है। उसके बाद धारा 2, इसमें महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है, जैसे कि बालक शब्द की, समुचित सरकार शब्द की और प्रारंभिक शिक्षा शब्द की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालक शब्द की व्याख्या किस धारा में की गई। तो धारा 2 में आपकी बालक शब्द की व्याख्या की गई, समुचित सरकार शब्द की व्याख्या की गई और प्रारंभिक शिक्षा शब्द की व्याख्या की गई। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि धारा 3 में क्या है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने का वर्णन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि RTA 2009 की किस धारा में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने का वर्णन किया गया है। तो धारा 3 में वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली धारा देखेंगे, धारा 4, इसमें उम्र के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया का वर्णन है। यानी कि धारा 4 में बताया गया है कि बच्चे का एडमिशन कैसे करना है, यानी कि बच्चे का जो एडमिशन है उनकी एज के अकॉर्डिंग करना है। अगर कोई 15 साल का बालक है या 12 साल का बालक है तो उस एज के अकॉर्डिंग आप उसको उस क्लास में उसका एडमिशन करेंगे। तो इसलिए उम्र के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया का वर्णन धारा 4 में किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि धारा 8 में इसमें समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन है। तो आपसे पूछा जाए कि समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद धारा 12 देखेंगे। तो धारा 12 में निजी विद्यालयों की 25% सीटें SC
SC/ST विकलांगों के लिए आरक्षण का वर्णन है। तो आपसे पूछा जाए कि निजी विद्यालयों की 25% सीटें SC/ST और विकलांगों के लिए जो आरक्षित हैं, ये किस धारा में वर्णन किया गया है RT की? तो धारा 12 में। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि धारा 13 में, तो धारा 13 में प्रवेश शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना। यानी कि धारा 13 में बताया गया है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में अगर कोई भी वहाँ पे अध्यापक आपसे प्रवेश शुल्क लेता है तो उससे 10 गुना जुर्माना पड़ेगा। और प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 तथा बाद में 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो आपसे पूछा जाए कि धारा 13 में क्या बताया गया है? तो धारा 13 में बताया गया है कि प्रवेश शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना और प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 और दूसरी बार में 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि धारा 13 में प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में कितना जुर्माना बताया गया है? तो 25,000 और दोबारा पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना होगा। उसके बाद देखेंगे धारा 16, अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक। धारा 16 में बताया गया है कि अवरोधन और निष्कासन पर रोक, यानी कि आप किसी भी बच्चे के पढ़ाई को बाधित नहीं करेंगे, यानी कि अवरोध नहीं करेंगे, उसको फेल नहीं करेंगे। और निष्कासन यानी कि उसको निकालेंगे नहीं, रेस्ट्रिकेट नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं करेंगे या उसको विद्यालय से बाहर नहीं निकालेंगे, ये RTA की किस धारा में बताया गया है? तो धारा 16 में बताया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, धारा 18, तो निजी विद्यालय मान्यता के बिना चलाने पर पहली बार में 1 लाख रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देय होगा। यानी कि निजी विद्यालय जो बगैर मान्यता के विद्यालय चला रहे होंगे, अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1 लाख रुपये जुर्माना पड़ेगा, और अगर वो दोबारा पकड़े जाते हैं तो जिस दिन वो पकड़े गए थे पहली बार और उस दिन से आज तक की डेट जितने भी दिन बने होंगे वो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से उनसे जुर्माना पड़ेगा। उसके बाद धारा 21 में देखेंगे कि धारा 21 में क्या है? तो इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन है, यानी कि SMC का वर्णन है। तो इसमें धारा 21 में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति कैसी होगी। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 16 सदस्य होंगे। ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे कि विद्यालय की जो प्रबंधन समिति होगी यानी कि SMC होगी, इसमें 16 सदस्य होंगे, जिसमें से 12 अभिभावक होंगे। 12 अभिभावक में से 6 आपकी महिलाएं भी होंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 21 में किया गया है। और विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 16 सदस्य होंगे। उसके बाद देखेंगे धारा 22। तो धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का वर्णन है, यानी कि SDP। तो विद्यालय विकास योजना का वर्णन किस धारा में है? तो धारा 22 में। उसके बाद धारा 23, तो शिक्षक की योग्यताओं का उल्लेख। धारा 23 में शिक्षक की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे CTET है, आपका UP-TET है, यानी कि जो शिक्षक की योग्यताएं हैं इनका उल्लेख धारा 23 में किया गया है। उसके बाद धारा 25, शिक्षक छात्र अनुपात का विस्तृत उल्लेख। धारा 25 में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या रहेगा, इसका विस्तृत उल्लेख धारा 25 में किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक छात्र अनुपात का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 25 में किया गया है। धारा 27 में बताया गया है कि चुनाव, जनगणना, आपदा राहत के अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बारे में विस्तृत वर्णन है, यानी कि ये शिक्षकों के लिए एक हित की बात कही गई है कि शिक्षकों को केवल चुनाव में, जनगणना में और आपदा राहत में ही सिर्फ लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में उनको नहीं लगाया जाएगा। ये धारा 27 में बताया गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षकों को चुनाव, जनगणना, आपदा राहत के अलावा अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ये किस धारा में बताया गया है? तो धारा 27 में बताया गया है। उसके बाद देखेंगे धारा 28। तो धारा 28 में सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक, यानी कि धारा 28 में बताया गया है कि कोई भी सरकारी टीचर होगा वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक किस धारा में बताया गया है? तो धारा 28 में बताया गया है। उसके बाद हम अनुसूची देख लेंगे, यानी कि जो एक अनुसूची RT 2009 में बताई गई है उस अनुसूची के अंतर्गत क्या है। तो पहले प्राथमिक स्तर पर देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षकों का अनुपात क्या होगा। ये आपसे पूछा भी जाएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है
ये जो आपकी अनुसूची है प्राथमिक स्तर पर, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर अगर 60 छात्र हैं तो 2 शिक्षक होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके विद्यालय में 60 छात्र हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए, तो 2 शिक्षक होने चाहिए। अगर 61 से 90 छात्र हैं तो 3 शिक्षक होने चाहिए। 92 से 120 छात्र हैं तो 4 शिक्षक होने चाहिए। 121 से अगर 200 छात्र हैं तो आपके 4 शिक्षक होने चाहिए। ये आपका 92 नहीं होगा, यहाँ पे 91 होगा। ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे कि आपका जहाँ पे 92 है, ये 91 होगा कि 91 से 120 छात्रों पर आपके 4 शिक्षक होंगे। उसके बाद 121 से 200 छात्रों पर आपके 5 शिक्षक एवं 1 प्रधान अध्यापक होगा, यानी कि आपके 5 टीचर होंगे और 1 आपका प्रिंसिपल भी होंगे। उसके बाद देखेंगे कि 150 छात्रों के ऊपर, यानी कि 150 छात्र अगर होंगे तो शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा, यानी कि 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होगा अगर 150 छात्र हैं। अगर 150 के ऊपर छात्र हैं तो शिक्षक अनुपात 1:40 होगा, यानी कि अगर 150 के ऊपर स्टूडेंट की संख्या है तो 40 स्टूडेंट पे 1 टीचर होगा। इसलिए इस अनुपात को आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि 150 छात्र होने पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा, तो 1:30, और 150 के ऊपर होने पर स्टूडेंट आपका टीचर और स्टूडेंट अनुपात क्या होगा, तो 1:40 होगा। उसके बाद देख लेंगे उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा वो 1:35 होगा, यानी कि 35 स्टूडेंट पे 1 टीचर होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात RT 2009 में क्या बताया गया है, तो 1:35 बताया गया है। उसके बाद देख लेंगे हम अगला पॉइंट कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सत्र में 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, तो 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घंटे। या आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कार्य दिवस पूछे जाएंगे तो 200 कार्य दिवस, घंटे में पूछा जाएगा तो 800 कार्य घंटे। उसके बाद देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सत्र में 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे का कार्य होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस होंगे, तो 220 कार्य दिवस या 1000 कार्य घंटे। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला पॉइंट है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 4 एवं 4.5 घंटे शिक्षण कार्य होगा, यानी कि 4 और आपका 4.5 घंटे कार्य होगा, यानी कि जो शिक्षण कार्य होगा आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी में वो 4 घंटे और 4.5 घंटे होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि RT 2009 में प्राइमरी स्टेज पर कितने घंटे का शिक्षण कार्य बताया गया है, तो 4 घंटे का, और अपर प्राइमरी में 4.5 घंटे का। उसके बाद देखेंगे शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करेंगे, तो 45 घंटे कार्य करेंगे। अगर प्रतिदिन पूछा जाए तो प्रतिदिन आपका हो जाएगा 7.5 घंटे, यानी कि प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करेंगे और प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को इंक्लूड किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक जो भी क्वेश्चन बने हैं। इसलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इसमें इंक्लूड किया है। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। थैंक यू।